हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम, बिहार बोर्ड की जो जीव विज्ञान की किताब है उसका जो पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम वो देखेंगे। उसमें हमने पिछली वीडियो, इसकी एक और वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है या नहीं, इसको लेकर के हमने क्रियाकलाप पढ़ा था और यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम आगे देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोला है क्योंकि हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, तो इसे भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। देखिए, पौधे अपने भोजन का अधिकतर जो भाग होता है वो जल से ही प्राप्त करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पौधे जो है अपने भोजन का अधिकतर भाग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो जल से प्राप्त करते हैं। जल के कारण उनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये एक अनिवार्य घटक है। अनिवार्य से मतलब है कि जल के बगैर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो ही नहीं पाएगी, इसलिए यहाँ अनिवार्य शब्द लगाया है। किसी एक सरल प्रयोग द्वारा हम जल की अनिवार्यता को दर्शाना जो है कठिन है। ये हम कैसे दिखाएं कि जल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है, इसको हम किसी सरल ऐसे प्रयोग द्वारा नहीं दिखा सकते हैं। नियमित रूप से अगर हम पौधों को जल ना दें तो वो मर सकते हैं, वे मर जाते ही हैं। हम ये देखते भी हैं अपने फसलों में, अगर हम समय से पानी ना दें, गमले में पानी ना दे तो हमारा पौधा क्या है, मर जाएगा। लेकिन यह अन्य कारणों से भी हो सकता है, इसलिए किसान अपने खेतों में लगी फसल की नियमित रूप से क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, अपने फसल में पानी देते हैं। इसलिए आवश्यक है ये, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को नियमित रूप से जल की आवश्यकता होती है, तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं। पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल और जल के साथ साथ, क्योंकि जल से पौधों को केवल जल ही नहीं मिलता है, बल्कि भूमि के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स होते हैं वो जल में घुल जाते हैं और जल के माध्यम से क्या हो जाते हैं, हमारे पौधे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से पौधा जो है अपना भोजन बना लेता है। जैसे आपको पता है, जैसे आप जूस पीते हो तो जूस में क्या होता है, अगर आप सब्जी का जूस पीते हो कोई भी, तो उसमें सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला के आप मिक्सी में ऐसे पीस के निकालते हो, तो उसी तरह से समझ लीजिए वहाँ पे उसके फाइबर्स उसमें मिल जाते हैं। उसी तरह से पौधा जो पानी जड़ से प्राप्त करता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरह के जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, वे जो है भूमि से जल में मिल जाते हैं। उसके बाद जल जो है पौधे में जाता है और जल के साथ ही भूमि से ये सारी चीज़ें पौधे में चली जाती हैं और पौधे उनका क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। नाइट्रोजन से प्रोटीन मिलता है पौधों को, और अन्य यौगिकों का भी क्या होता है, संश्लेषण होता है। यानी संश्लेषण मतलब क्या होता है, बनना, और भी यौगिक बनते हैं, जैसे ग्लूकोज है और भी सारी चीज़ें हैं। जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जो जल है जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगी। पौधे में दो तरह के जो है इम्पोर्टेंट टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। आपको पता है कि टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। एक ही तरह के सेल से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है। तो जो पौधे में जाइलम टिश्यू होता है ये जल को ले जाता है पौधे के विभिन्न भागों तक, और जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये फूड को ले जाता है। तो इसका ट्रिक ये रहेगा कि ज से जल और ज से जाइलम। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा टिश्यू होता है जो पौधे में जल का वितरण करता है, तो वो होता है जल से जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल। इससे आप याद रखिएगा कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो जल का वितरण करता है, और फ्लोएम जो है किसका, ये भोजन का वितरण करता है। तो फर्स्ट से फ्लोएम और फर्स्ट से आप फूड याद रखिएगा, इससे आप याद रखेंगे। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक रहेगा। ठीक है, तो जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है, जलीय पौधे पानी और लवणों, जितने भी आपके लवण होते हैं, जितने भी मिनरल होते हैं, उनका अवशोषण करके बाहरी हिस्से से आसानी से क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। हमने जल की आवश्यकता को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे सूर्य के प्रकाश के बारे में, सनलाइट के बारे में। प्रयोगों द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हो पाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो पौधे सनलाइट में होते हैं वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए एनर्जी देती है। जैसे आप गैस पे खाना तभी बना पाओगे जब आप गैस जलाओगे,
उसी तरह गैस जलाने के लिए सिलेंडर की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इसको एनर्जी ज़रूरत होती है यहाँ पे। हरित पौधे, जो भी ग्रीन पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, तो हरित पौधे में पाए जाने वाले जो हरित लवक में मौजूद जो क्लोरोफिल होते हैं, ये सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर एनर्जी या फिर जो भी विकिरण ऊर्जा है उसको ट्रैप कर लेते हैं या विपास कर सकते हैं, मतलब एक तरह से खींच सकते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन करके उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने ग्लूकोज के पार्टिकल को बनाते हैं और उसके साथ अपने लिए एनर्जी तैयार करते हैं। कुल मिलाकर के पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो भी तभी काम करेगा, तभी एनर्जी उसको मिलेगी जब उसको क्या मिलेगा, सूर्य का रोशनी मिलेगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो बहुत जटिल जो प्रोसेस है उसमें हरे पौधे विकिरण ऊर्जा है। सिंपल बात है कि विकिरण ऊर्जा का मतलब है सूर्य की जो एनर्जी है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, मतलब ये सोलर एनर्जी को किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश पौधे की हरी पत्तियों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल जो है सूर्य के जो सनलाइट होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तथा इस ऊर्जा द्वारा ही पत्तियों में उपस्थित जो जल होता है वो दो भागों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इन्हीं दो भाग में क्यों टूटा, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, यानी इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों एलिमेंट में ये टूट जाता है और इनमें जो ऑक्सीजन होता है वो स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाता है और वायुमंडल में मिल जाता है, और हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और तो इसमें आपको क्या पता चला कि बाहर कौन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि पौधे भोजन बनाते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पूर्ण जो क्रियाविधि है उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन प्रकाश जल को विभक्त करने में यानी जल का प्रकाशिक अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने में बहुत, मतलब वाटर के पार्टिकल यहाँ कैसे टूट रहे हैं, प्रकाश के द्वारा, इसलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आगे बढ़ पाती है। प्रकाश संश्लेषण के इस प्रथम चरण के बाद, इसी प्रथम चरण को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इसके बाद की प्रतिक्रिया जिसमें प्रकाश जो है अभिक्रिया के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन का ग्लूकोज के अपचयन CO2 के अपचयन में काम आता है और जिसके फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना यहाँ पे होता है और प्रकाश तथा अंधकार में ये समान रूप से रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वितीय चरण में हमारा क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ पे दो चीज़ें हुई है, जो ऑक्सीजन का बाहर निकलना है वो लाइट मतलब प्रकाश जब मिलेगा पौधे को तभी हो पाएगा, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन। पर जो CO2 का अपचयन है यानी CO2 का अपचयन मतलब है CO2 में हाइड्रोजन का ऐड होना जो है ये दिन या रात दोनों टाइम में हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण का सेकंड स्टेप होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो फर्स्ट स्टेप है दैट्स इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड स्टेप इज दैट इज डार्क रिएक्शन। यह चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि यह अंधकार में होता है या इसमें प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, अपितु प्रकाश होने या न होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूरी पढ़ ली। अब हम देखेंगे, पौधों का हमने देख लिया, अब हम देखेंगे जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है, जंतु अपना भोजन किस किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। चलिए देखते हैं। जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, इतना तो क्लियर है, इसलिए जंतुओं को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ। पर बच्चों जो हेट्रोट्रॉफ है यानी कि हेट्रोट्रॉफ का मतलब है कि परपोषी, पर मतलब दूसरा कोई और पोषी माने आपको पोषण देता है, मतलब आप पोषण के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, दूसरे के ऊपर। पर बच्चों परपोषी भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे जो पेट के कीड़े होते हैं वो हमारे पेट के अंदर ही घुस के पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं, उनको हम बुलाते नहीं हैं। ठीक है, हम होते हैं कि पौधों से बिना पूछे ताछे जाके उनका फल तोड़ लेते हैं, पौधों को फिर फसल उगाते हैं, अपना फसल से अपना अनाज प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ अब आप जंगल में देखेंगे तो जंगल में जो टाइगर होता है वो छोटे जानवरों को खा लेता है, वहाँ पे उस तरह से भोजन प्राप्त करता है। फिर आप अगर समुद्र में देखेंगे तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है। तो देयर इज़ मैनी टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ प्रोसेस जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। परपोषी होते हैं, उसमें
परपोषी जीव कई तरह के होते हैं, जैसे हमने देखा कि मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, प्राणी संपोषी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न होता है। मतलब जो प्राणी संपोषी हैं, दूसरे जंतुओं को खाने वाले जो प्राणी हैं, वो जो भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को जो अंदर खाते हैं, वो भी कई तरह से, कई जानवर जो होते हैं भोजन को निगल लेते हैं। कई जानवर जैसे होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, चबा चबा कर खाते हैं। कई जानवर जैसे आप गाय भैंस को देखिएगा तो वो पहले घास पूरा पेट में भर लेगी, फिर उसको दिन भर पूरा जुगाली करते हुए चबा चबा के खाएगी। हाँ, उनमें रूमेन वाला पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें अमीबा की, जो कि एक यूनिसेलर एक कोश की जीव है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स नहीं है, बहुत सारे इसके ऑर्गन नहीं है कि ये अपना काम कर सके, अलग अलग डाइजेशन का काम करे, श्वसन का काम। इसके पास अपना एक ही सेल होता है, तो एक ही सेल से इसको काम करना होता है। इट इज़ ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड यह जो है मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है। मतलब आप सोचो अमीबा ऐसे अभी था, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको यहाँ फूड दे गया तो ये ऐसे इसको निकलेगा, और फिर इसके बाद से ये थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, फूड को बीच में करके अपने बॉडी को इसके गोल गोल पूरा एकदम ऐसे ऐसे कर लेगा और फूड को ऐसे ही पूरा ढक लेगा। उसके बाद से इसको चारों तरफ से क्या करेगा, कवर कर लेगा और फूड को खा जाएगा, अपनी बॉडी से ही खा लेगा। और इसका जो आकार है सीडोपोडिया के बनने और बिगड़ने के कारण जो है बदलता रहता है। सीडोपोडिया क्या होता है बच्चों, अमीबा के बॉडी पे आप देखोगे तो साइड साइड में छोटे 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 इस तरह से पादाव बने रहते हैं, जिनकी मदद से ये क्या होता है, तैरता है, चलता है, जो भी कहिए। छोटे छोटे असंख्य पैर बने होते हैं इसके, पतले पतले इस तरह से रेसे जैसे, इसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। तो जिस तरह से ये चलेगा उसी तरह से इसका आकार बदल जाता है बॉडी का। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई बहुत स्पेशल रचना नहीं होती है। ये सीडोपोडिया की मदद से ही क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का जो भोजन होता है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। तो अमीबा जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़े खाता है। पहले तो ये बात है कि ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और इसका जो भोजन होता है वो कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ डायटम्स होंगे, कुछ एल्गी होंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर अमीबा में हम पोषण की बात करें, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण इन 3 स्टेप में होता है। पहले ये भोजन को अंतर्ग्रहित करेगा, ठीक है, फिर उसको पचाएगा और फिर अपने शरीर से टॉक्सिक जो है उसको बाहर निकाल देगा। पर इसके लिए इसके पास कोई स्पेशल बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे हमारे पास खाने के लिए मुंह है, पचाने के लिए पेट है, ये चीज़ इसके पास नहीं होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण मतलब खाने के लिए कोई मुख नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह पूरे शरीर से ही खाता है, शरीर के सतह से ही खाता है। भोजन जब अमीबा से बिल्कुल समीप होता है तो वह अमीबा जो है भोजन के चारों ओर अपने सीडोपोडिया का निर्माण कर देता है। और सीडोपोडिया क्या करता है, मतलब वही कूटपाद तेज़ी से बढ़ते और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको। धीरे धीरे कूटपादों के जो सिरे हैं फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे पहले ऐसे घेरेंगे, ठीक है, मान लीजिए भोजन यहाँ है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, भोजन यहाँ है और अमीबा पूरा इस तरह से हो जाएगा और इसको पूरा खा जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी होता है। और अमीबा क्या करता है, अपने भोजन को पचाना भी शुरू कर देता है। ये रहा, देखिए यहाँ भोजन है अमीबा के पास, देखिए ये किस तरह से अपने कूटपादों को इधर से इधर पूरा घेरा, उसके बाद देखिए भोजन यहाँ अंदर चला गया और ये कवर कर लिया। तो इसका एक अलग ही तरीका है भोजन खाने का। चलिए अब हम देखें भोजन का जो पाचन है, भोजन रसधानी में होता है। रसधानी क्या होता है, सेल में आपने वैक्यूल पढ़ा होगा, वैक्यूल होता है खाली जगह। पादप जो कोशिका होती है उसमें थोड़ा बड़ा होता है और जंतु कोशिका में थोड़ा छोटा होता है। तो उसी में जो है इसके जो भोजन को पचाने के कुछ रस होते हैं, एंजाइम होते हैं, उसी से इसका भोजन पचता है। पचा हुआ भोजन जो है रसधानी से रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है और वहां से फिर समूचे शरीर में जो है क्या है, वितरित हो जाता है। मतलब जब भोजन पच गया उसके बाद से पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, खाना फैल जाता है एनर्जी के रूप में। अमीबा अपने अपचे भोजन को शरीर से बाहर भी उसी तरह से निकाल देता है, उसका भी कोई निश्चित स्थान नहीं होता है इसकी बॉडी में। जैसे ह्यूमन बॉडी में रेक्टम होता है उस तरह से इसमें कुछ नहीं होता है। और इस तरह से भोजन क्या करता है, अमीबा एक तरह से पचाता है और अपना एनर्जी प्राप्त करता है।
एक और हम जीव की बात करें तो जो हमारा पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है, देखिए तो अमीबा की तरह ही होता है। देखिए ये थोड़ा चप्पल जैसा दिख रहा है आपको इस तरह से। ये सीलिया है, जैसे सीडोपोडिया हमने भी पढ़ा था वैसे ही सीलिया है इसमें। ये भोजन के कण, भोजन के रूप में कण है इसमें। और ये इसका जो है साइटोस्टोम है यहाँ पे ये सब। फिर यहाँ पे देखिए कई सारे क्या है, राजधानी है इसमें। फिर भोजन राजधानी का निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और इस तरह से ये भोजन करता है, सेम उसी तरह से जैसे हमने अभी अमीबा के बारे में पढ़ा। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसका आकार जो है, हाँ इसमें खास बात क्या है, अगर आपसे कोई पूछे अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है, तो हाँ ये है कि इसका आकार निश्चित होता है, जबकि अमीबा कुछ भी ऐसे ऐसे हो जाता है, पर इसका आकार हमेशा जो है चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम। ठीक है, इसका जो प्रचलन अंग है, मतलब एक तरह से इसका पैर जो है वो सीलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम, जो अभी हमने देखा जहाँ से भोजन के कण एंट्री कर रहे थे। और सीलिया में लगातार होने वाला गति भोजन के कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है और वहाँ से आगे का प्रोसेस होता है। यदि हम बात करें मनुष्य में पाचन का जो तंत्र है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, वो हम देखें तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के सभी जंतु, एक तरह से कहिए तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कॉर्डेटा संघ के जितने भी हैं, तो उसमें भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी मुख से लेकर के गुदा तक जो है एक तरह से जो पूरा एक सिस्टम बना होता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कुछ आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियाँ भी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं जो भी भोजन को वो भी पचाने का ही काम करते हैं। ठीक है, आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियों और पाचन क्रिया ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं हमारी बॉडी का। अब हम बात करें मनुष्य के आहार नाल के बारे में, तो भाई यह एक कुंडलित यानी कॉइल्ड रचना है, जिसकी लंबाई करीबन 8 से 10 मीटर तक होती है। यह जो है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैलती है। और आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य जो है हम आगे देखेंगे। इसका जो है पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है तो। हाँ ये देखिए बहुत सही दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आप खाना खाते हैं और यहाँ से होते हुए ये अंदर जाता है भोजन हमारा, ये गला वाला पार्ट है, इंग्लिश में हम इसको ऑइसोफेगस बोलते हैं। फिर ये नीचे आता है और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा लीवर है, यकृत, जो विभिन्न प्रकार के जो है पाचक रस निकालता है। और ये हमारा जो है पेट है, स्टमक है। ठीक है, भोजन हमारा यहाँ एंट्री करता है। फिर स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं उसकी दीवारों में जो भोजन को पचाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये एक जैसी संरचना, पत्ते जैसी संरचना आपको दिख रही है, ये जो है ये अग्नाशय जिसको लिखा है, ये भी एक पाचक रस निकालता है। ठीक है, और जो भोजन को पचाते हैं। फिर ये अधपचा भोजन जो है ये अंदर छोटी आंत है, ये सब जितना भी दिख रहा है इस छोटी आंत में आता है। यहाँ से फिर बड़ी आंत में जो एकदम सेमी सॉलिड पार्ट में जो बिल्कुल नहीं पच पाता है भोजन, वो जो है एक तरह से उत्सर्जी एक तरह से कह सकते हैं, एक्सक्रीट होने के लिए बाहर निकलता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरह से। और यहाँ से फिर आपके मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ये हुआ हमारा, तो एक तरह से ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक हमने देख लिया यहाँ पे, आहार नाल पूरा इस तरह से ह्यूमन बॉडी में और जितने भी उच्च कोटि के जंतु हैं उसमें पाया जाता है। चलिए हम इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में आहार नाल का काम होता है, डाइजेशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी से। हमारा मुख जो आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, यह ऊपरी और निचले जबड़े यानी ऐसे होता है हमारा, ये मान लीजिए जस्ट योर होंठ। और अगर अंदर का पार्ट देखें तो ये ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचली जबड़ा हो गया। ठीक है, तो दोनों जबड़ों से घिरा होता है। मुँह गुहा को बंद करने के लिए हमारे पास जो मांसल जो स्ट्रक्चर होता है उसको लिप्स बोलते हैं, होंठ। मुँह गुहा में जीभ होते हैं जिसपे स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जिससे हम जो है हमें भोजन का टेस्ट पता चलता है। और दांत होते हैं जो हमारे भोजन को चबाते हैं और उसको चबा के जो है पचने लायक बनाते हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल संरचना है, मतलब एक फ्लैश स्ट्रक्चर है। जीभ हमारा कैसा है, मांस का बना हुआ है। और इसका जो अगला सिरा होता है स्वतंत्र होता है। आप देखेंगे जीभ जो बाहर निकलती है वो स्वतंत्र है, पीछे जो है वो जुड़ा हुआ है अंदर। और जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे दाने जो होते हैं, एक तरह से अंकुर होते हैं,
उन्हीं को हम टेस्ट बड बोलते हैं। यहीं पे आपको पता चलेगा कि कोई भोजन खट्टा है, मीठा है, क्या है, और उसके नीचे कुछ नहीं पता चलता है। इन्हीं स्वाद कलिकाओं के कारण मनुष्य को अपने भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा, ये सब का क्या होता है, ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के कारण भोजन को निगलने में भी सहायता देता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत जो है व्यवस्थित होते हैं, और प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक दांत जो है जबड़े में जो मसूड़े होते हैं उसमें क्या होता है, जुड़ा होता है, उसमें धंसा होता है, उसकी वो रूट होती है, और मसूड़े के ऊपर जो निकला रहता है वो दांत होता है। इसका सिर या शिखर जो है क्राउन कहलाता है। जड़ या शिखर के बीच का जो भाग है वो गर्दन कहलाता है। अगर हम इस तरह से देखेंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये हमारा जो है नीचे जाते हुए यहाँ पे ये हमारा क्या है, गर्दन है, ट्रैकिया। और प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा यानी पल्प कैविटी होती है। इसके ऊपर दंतास्थि, ठीक है, दंतास्थि जो है स्थित होती है, या फिर हम इसको डेंटाइन बोलते हैं, जो दांत का अधिकतर भाग तैयार करती है। कठोर भाग, यह हड्डी से अधिक कड़ी होती है तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनेमल की एक कवर होती है जो दांत को क्या करती है, सुरक्षा देती है। यही अगर कवर हटती है तो धीरे धीरे कैविटी होना शुरू हो जाता है। दांत भोजन को काटने, चबाने, फाड़ने का काम करती है। और एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं टोटल। और दांत 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है हमारा इंसीजर यानी कि कृंतक, फिर एक होता है हमारा केनाइन यानी कि भेदक, एक होता है हमारा अग्र चवर्णक जिसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, एक होता है हमारा चवर्णक जिसको हम क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। ओके, ये आप चारों पार्ट याद रखेंगे। एक हम इसमें टॉपिक पढ़ लेते हैं, दंत अस्थिक्षय। ये क्या है, जब हम कोई मीठी चीज़, मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम ये सब खाते हैं, उसके बाद दांत को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं, तो जो चीज़ें हमारे दांतों में चिपक जाती हैं, तो इसमें स्थित जो शक्कर पर बैक्टीरिया क्या करती है, क्योंकि देखिए जितना आपको मीठा पसंद है उतना ही जो दांत में रहने वाले बैक्टीरिया उनको भी मीठा पसंद होता है। तो बैक्टीरिया आती है और इस पर रासायनिक क्रिया करके अम्ल बनाती है, और यही जो अम्ल दांत के जो इनेमल जो होते हैं उसको क्या करते हैं, नरम बना देते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाता है, छिद्र बन जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। यहाँ पे दंत अस्थिक्षय हो जाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन जो कण होते हैं वो दांत से चिपककर एक परत का निर्माण कर देते हैं, और जब आप इसे साफ़ नहीं करेंगे तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना लेते हैं। इसी को हम डेंटल प्लेग कहते हैं। और बाद में जब आप इसको डॉक्टर के पास जाएंगे, साफ़ करवाएंगे कई दिनों बाद, तो जो है आपका दांत लगेगा नया नया है, पर फिर वो एक तरह से कमज़ोर भी हो जाता है। इसीलिए नियमित रूप से हमें दंतमंजन करना चाहिए और हमें अपने दांत को साफ़ रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, जड़ों तक जब पहुंच जाती हैं तो हमें दांतों में बहुत दिक्कत होती है, हमें दांतों में दर्द होना शुरू होता है, दांत हमारे संक्रमित हो जाते हैं। और कभी कभी वर्स्ट केस में अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो आपके दांत उखड़वाने भी पड़ जाते हैं। इतना सब झंझट में पड़ने से बेटर कि आप दांत साफ़ कर लीजिए। और जब भी बेसिक आप सबसे नीड क्या है, जब आप मीठा खाते हो अगर, तो मीठा खाने के बाद दांत जो है मुंह में बहुत अच्छे से कुल्ला करिए, थोड़ा सा दांत को ब्रश से ऐसे ऐसे कर लीजिए, जिससे आपका दांत जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि मीठा अगर रहेगा तभी बैक्टीरिया आएगा मनुष्य के मुख गुहा में। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, आप जो देखेंगे गांव में जो है बच्चे और बच्चे बूढ़े सभी गांव में जो जितने भी ये नीम है, बबूल है, इसके दातुन करते हैं। दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर टीथ। आप ज़रूर नीम से अगर आप ब्रश करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो कड़वापन है उसके कारण आपके दांत में बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, जिससे आपके दांत क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे की चीज़ देखते हैं। मनुष्य का जो मुख गुहा है उसमें 3 तरह की लार ग्रंथि पाई जाती है। आप हमेशा फील करते होंगे ना, आपके मुंह में हमेशा थूक रहता है, हमेशा मुंह गीला रहता है, तो वो लार हमारे मुंह में हमेशा सलाइवा जो है बनती रहती है। लार को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, ठीक है, वो लार बनती रहती है। तो उसके लिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, या फिर इसको हम जो है सलाइवरी ग्लैंड बोल सकते हैं। ठीक है, वो कौन सी हैं, तो एक है हमारी पैरोटिड है, एक सब मैंडिबुलर है, एक और से एक जो है सब लिंगुअर है। ठीक है, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, और एक हमारा पैरोटिड ग्लैंड। इनसे जो हमेशा बराबर जो सलाइवा निकलती रहती है, वो सलाइवा जो है नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है, और इससे
हमारे भोजन को जो है, जब आप खाना खाते हो तो ये लार हमारे भोजन के साथ मिल करके उसको गीला बनाता है, जो नली में सरकने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब अगर हम बात करें ग्रसनी यानी कि ओइसोफेगस की बात करें, जो हमारा गला वाला पोर्शन होता है, तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो ग्रसनी से कहलाता है। और इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार होता है जो आहार नाल के अगले भाग में खुलता था, कंठ द्वार ग्लॉटिस जो श्वास नली, मतलब उस नली में हमारे गर्दन में 2 नली है, एक श्वास नली है, एक मुख नली है, भोजन नली है सॉरी। तो एक जो होता है वो श्वास नली में खुलता है, ट्रैकिया में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी संरचना होती है, एपिग्लॉटिस। जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन, देखिए क्या होता है, एक ये पट्टी है, जैसे सपोज ये हमारी 2 क्या है नली है, एक हमारी ये भोजन वाली है फूड पाइप, और ये हमारी रिस्पिरेटरी वाली है। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन क्या करता है, इसके ऊपर लग जाता है और हमारा खाना आराम से जाता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हो उसमें आपको बात नहीं करना चाहिए। बात करेंगे तो क्या होता है, कभी कभी ये हट जाता है सांस लेने के मतलब क्रम में और बोलने के क्रम में, और खाना सरक के इसमें पड़ जाता है। खाना अगर इसमें पड़ता है तो आपको भोजन सरक जाता है, खांसी आ जाती है, और भी वर्स्ट केस में और भी बेकार हो सकता है। इसलिए भोजन शांति से करना चाहिए। तो जो ढक्कन रहता है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रास नली की। मुख गुहा से लार से सना हुआ जो भोजन होता है निगल द्वार के द्वारा जो है ओइसोफेगस में पहुंचता है, और भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में जो है तरंग की तरह संकुचन होता है, ठीक है, और सिकुड़ल शिथिलन या फैलाव होता है, जिससे क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, और ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। देखो बच्चों, जो हमारा यहाँ पे मूवमेंट दिया हुआ है, देखिए जैसे सपोज ये हमारा जो गला है, आहार नाल दिया है, छोड़िए इसको, हम बताते हैं यहाँ पे। आप देखिए जैसे वेट, ये आपका जो है मुख है, ठीक है, ये मुख है, और इस तरह से हमारा ये गर्दन है, ये आपका नेक है। यहाँ जब भोजन आता है, ठीक है, तो यहाँ क्या आता है, ये स्क्वीज होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वीज होगा, फिर आएगा, फिर स्क्वीज होगा, फिर जैसे भोजन जो है पहले सीधा आएगा, फिर थोड़ा सा सिकुड़ेगा यहाँ पे नली में, फिर यहाँ पे इस तरह से, मतलब एक क्रमाकुंचन गति, थोड़ी देर सिकुड़ना फिर फैलना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना। केचुए के चलते हुए देखा है कभी, सिकुड़ते फैलते हुए चलता है। सेम उसी तरह हमारे ओइसोफेगस में मूवमेंट होता है, जिससे भोजन सरकते हुए नीचे जाता है। आप सोचिए कितना मुश्किल से भोजन नीचे जाता है, और आप जो इतनी हड़बड़ी में खाना खाते हैं। इसलिए खाना बड़े सॉरी आराम से खाना चाहिए, कि हमारा जो खाना है आराम से सरकते हुए नीचे जाए, ठीक है। बोलते हैं कि 32 बार हमें भोजन को चबाना चाहिए, ताकि हमारा पाचन भी अच्छे से हो पाए, भोजन भी नीचे अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, हाँ एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे क्या हमारा भोजन ग्रास नली में पचता है, तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ग्रास नली में भोजन बिल्कुल नहीं पचता है। ये आपका ग्रास नली ये है इतना दूर, इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता। मुख में थोड़ा सा भोजन पचता है, फिर उसके बाद यहाँ जाता है और डायरेक्ट यहाँ से फिर पचना शुरू होता है, ठीक है, अमाशय से, पेट से। अमाशय को हम पेट को अमाशय बोलते हैं। अब हम देखेंगे अमाशय के बारे में, ठीक है। यह एक चौड़ी थैली जैसी संरचना होती है इस तरह से, ठीक, और जो उदर गुहा के बाई ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में, अनुप्रस्थ दिशा मतलब इस तरह से सोते हुए, जैसे 2 तरह की दिशा होगी। आप सपोज करो एक ऐसे होती है सीधे लाइन में बढ़ते हुए, इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं, और जो इस तरह से होती है इसको हम अनुप्रस्थ बोलते हैं, या इसको हम अनुदैर्ध्य भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल, ठीक है। तो ये अमाशय हमारा कैसा होता है, मतलब इस तरह से लेटा हुआ होता है, ठीक है। अमाशय का जो अग्रभाग है कार्डियक पार्ट कहलाता है, और जो पिछला पार्ट है उसको हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। ये देखिए आहार नाल में हमारा भोजन किस तरह से पच रहा है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी, हाँ इसी को मैं बोल रही थी। भोजन किस तरह से पच नहीं रहा, भोजन किस तरह से जा रहा है, देखिए सिकुड़ते हुए, सिकुड़ते फैलते हुए। यहाँ पे भोजन सिकुड़ा, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे फैला, सॉरी यहाँ पे सिकुड़ रहा है, यहाँ पे फैल रहा है। तो
तो आहार नल के तीनों पार्ट हमने देखा, बीच के पार्ट को हम फंडिक पार्ट बोलते हैं, ठीक है। आहार नल के अन्य भागों की तरह अमाशय की जो भीतरी दीवार है उस पर स्तंभाकार एपिथेलियल कोशिकाओं का जो अस्तर होता है। अमाशय की जो अंदर की दीवार है, अगर हम पेट फाड़ के अंदर देखेंगे एक तरह से, तो जो उसकी ये जो दीवार होती है, वॉल होती है, वो एक कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स का जो है एक लेयर होता है। यह कोशिकाएं जो है जगह जगह अंदर की ओर क्या होती है, धसी होती है। और इन धसे भागों में क्या होता है, अमाशय ग्रंथि रस होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ये जठर ग्रंथियाँ जो है, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 तरह से होती है। एक श्लेष्मा म्यूकस कोशिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं, एक होती है भित्ति जिसको अम्लजन कोशिकाएं बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल, एक होती है मुख्य जिसको जाइमोजिन सेल्स बोलते हैं। बच्चों देखिए 3 तरह के सेल्स हैं, म्यूकस, फिर आपका ऑक्सिंटिक, फिर आपका है जाइमोजन। ये जो तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप जो है, इन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म है दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। ओके, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, फिर म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। ये तीनों चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे बच्चों। अमाशय की जो पीठ होती है, मतलब अमाशय की जो दीवार होती है, उसमें हमारा कौन सा अम्ल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है हमारा, जो भोजन के स्राव को क्या कर देता है, एसिडिक, भोजन को के मीडियम को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। जैसा एसिड है तो एसिड ही बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्राव होता है वो अम्लजन कोशिकाओं से होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजीन को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पे काम करता है, उसे पेप्टोन में बदलता है। देखो बच्चों, जो हम भोजन खाते हैं उसमें आपको पता है 5 तरह की चीज़ें होती है मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और फिर मिनरल, फिर विटामिन। आपको क्या लगता है भोजन के ये सारे पार्ट एक ही साथ पच जाते हैं? नहीं, भोजन के ये सारे पार्ट जो है अलग अलग चीज़ों से पचते हैं। कार्बोहाइड्रेट कोई और पचाता होगा, प्रोटीन को कोई और, इस तरह से सारी चीज़ों को। तो जो हमारा HCl जो है क्या करता है, पेप्सिनोजन जो सोया हुआ है उसको जगा देता है और पेप्सिन में बना देता है, जगा करके पेप्सिन बनाता है। और ये पेप्सिन जो हमारे खाने में प्रोटीन आया रहता है उसको जो है पचाने का काम करता है और उसको पेप्टोन में बदल देता है। इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन को कौन पचाने का काम करता है, तो पेप्सिन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और काम करता है, ये जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है भाई, तो जैसे हमने 3 तरह के वो पढ़े ना, तो ये तीनों मिला के जठर रस बनते हैं, तो उसमें एक म्यूकस देखा था हमने। म्यूकस जो है अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। आपको पता है, आपने सुना होगा, अगर केमिस्ट्री में आपको नॉलेज है कि HCl कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में है तो हमें खतरा हो सकता है। इसलिए म्यूकस क्या करता है, हमारे पेट को सुरक्षित रखता है इन एसिड्स और पेप्सिन से। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है, सोचिए। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी बहुत ज़्यादा जब अम्लीय स्राव होता है तो इनसे दीवार को जो सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव अगर घट जाता है, ऐसी स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ घाव निकल जाते हैं, इसी को हम अल्सर बोलते हैं। ओके, और हम कहते हैं हमें एसिड हो गया है, जलन टाइप का लगता है आपको, ठीक है। अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव क्या कहलाते हैं, पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई, तो वैसे व्यक्ति जो लंबे टाइम तक बिना भोजन के रहते हैं, भूखे रह जाते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेली का डेली ये जो रस है वो तो निकलेगा ही, उसे पचाने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो उसका जो असर है वो हमारे पेट की दीवार पे होगा। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है भाई। तो हमारे पेट में पहला चीज़ क्या पचना शुरू हुआ, प्रोटीन, दूसरा चीज़ हमारा फैट, ठीक है। यहाँ फैट का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। बच्चों दिमाग में रखना है कि हमारे आहार नाल के किस भाग में किस चीज़ का पाचन हो रहा है। तो पेट में हमारा प्रोटीन पचा है और अब वसा का भी थोड़ा बहुत पाचन होगा, पर किसके द्वारा, गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा, ठीक है।
गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तोड़ देता है और अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई जैसा, अब भोजन हमारा कैसा हो जाता है, लेई जैसा हो जाता है। उसको हम काइम बोलते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। हमने देखा था कि जब हमारा यहाँ से अमाशय मतलब ये जो हमारा जो ओइसोफेगस से भोजन आया, तो यहाँ आपको पता है ये हमारा पेट है और इसके नीचे ये हमारा बड़ी आंत है, पर बीच में जो जाल जैसी संरचना है इस तरह से, ये छोटी आंत में। अब भोजन हमारा कहाँ आ गया, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत आहार नल का क्या है, सबसे लंबा भाग है और ये कैसा होता है, एक बेलनाकार रचना होती है। आहार नल के इस भाग में जो पाचन की जो क्रिया है, पाचन की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। मतलब छोटी आंत में ही जो बचा कुचा पाचन बचा हुआ है भोजन का, वो पूरा कंप्लीट होगा। और मनुष्य में इसकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। भिन्न भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई जो है अलग अलग हो सकती है। लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है और शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो सके, जो कि घास वास में पाया जाता है। और मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत जो है थोड़ा सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की जो छोटी आंत है वो उसकी लंबाई कम होती है। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हमारा ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है हमारा इलियम। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। तो ग्रहणी क्या है, यानी कि जो हमारा ड्यूडेनम है वो हमारे छोटी आंत का पहला भाग होता है। यह सी के आकार का लगभग होता है और ग्रहणी में लगभग बीचों बीच में एक छिद्र होता है। छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। यह नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी है। इन्हीं में से एक नलिका जो है पेनक्रियाटिक डक्ट तथा दूसरी जो है मूल पित्त वाहिनी बाइल डक्ट होती है। बाइल जूस के द्वारा बाइल वो पित्ताशय होता है, बाइल जो गाल ब्लैडर होता है जो हमारा बाइल क्रिएट करता है, वहाँ से आती है। अब हम बात करें तो छोटी आंत में और भी बहुत कुछ होता है बच्चों। ये समझिए, मान लीजिए छोटी आंत को हमने थोड़ा जूम करके देखना है। यहाँ पे छोटी आंत पाइप की तरह होता है। अंदर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें, तो अंदर इस तरह से बहुत सारे असंख्य छोटी छोटी अंगुली की तरह की इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। बच्चों ये क्या करते हैं, ये भोजन को अपने बीच में फंसा कर क्या करते हैं, तोड़ते हैं और उसे छोटा छोटा टुकड़ा कर करके एक तरह से उसको पचाने के लिए एक एरिया देते हैं, उनके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और यहीं से जो भोजन है वो ब्लड में भी जाने लगता है। देखिए ये इस तरह से दिख रहे हैं आपको, और ये क्या करते हैं काम, देखिए जो थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअली जो है यहाँ पे केशिकाएँ हैं और ये यहाँ पे लसिका है, ये लसिका वाहिनी है और ये रक्त प्रवाह, रक्त में क्या करती है, मिलाने का काम करती है। जो हमारी रसांकुर जो विलाई है ये भोजन को ऊपर से जब अंदर ये अवशोषित कर लेती है, फिर यहाँ पे अंदर इसमें ब्लड भी फ्लो कर रहा होता है, तो भोजन को यहाँ पे ये ब्लड में मिला देती है और इस तरह से हमारा जो भोजन है वो खून में मिलता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भोजन जो है हमारी बॉडी में ऊर्जा के रूप में जाता है और उसमें हेल्प कौन करता है उसको अवशोषण करने में, तो हमारा यही है विलाई। बात करते हैं हम जैजुनम की, जो छोटी आंत का बीच का भाग होता है। ये छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है तथा इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। हमने 3 पार्ट पढ़े, लास्ट इलियम है। पचा हुआ भोजन का भी अवशोषण छोटी आंत के इस भाग में हो जाता है और छोटी आंत में भोजन का पाचन बाइल जूस, अग्नाशयिक जूस, आंत्र जो रस या फिर सक्कस एंटेरिकस जिसको बोलते हैं, ये सब क्रमशः जो है लीवर से, अग्नाशय से, आंत ग्रंथियों से आते हैं और हमारा भोजन का जो है पूरा पाचन करते हैं। तो हम उन आंत जो तमाम जो डाइजेस्टिव जूस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यकृत, एक बार यकृत को देख लीजिए। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा यकृत होता है। ये पूरे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं।
अगर हम लीवर की बात करें तो यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है और उदर के यानी पेट के ऊपर दाहिनी भाग में होती है। पेट आपका यहाँ होता है तो जो यकृत होती है वो यहाँ होती है। ठीक है, इससे जो है पित्त का स्राव होता है। पित्त एक रस होता है जो गाल ब्लैडर एक छोटी सी ऐसे थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसी में जूस बनता है। आपने सुना होगा पथरी के बारे में, तो गाल ब्लैडर में अक्सर पथरी हो जाती है, ये पूरा ही काटना पड़ता है, पानी कम पीने की वजह से होता है ऐसा। तो जो गाल ब्लैडर होता है ये छोटी सी थैली जैसी संरचना होती है और यकृत कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं। ये यकृत नलिकाएं जो है पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़ जाती हैं और एक मूल पित्त वाहिनी डक्ट बनाती है। ठीक है बच्चों, पित्त का रस गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव ये कैसा होता है, इसका मीडियम याद रखना है आपको, ये क्षारीय है। जबकि पेट में भोजन कैसा बन जाता है, अम्लीय बन जाता है। अच्छा देखिए, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। ये जो पित्त छोटी सी थैली से निकलता है इसका काम क्या है, तो पित्त क्या करता है, जो अमाशय से ग्रहणी में आए जो अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट। देखिए भोजन अब हमारा पेट में कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था, और चूंकि जो पित्त होता है वो क्षारीय होता है नेचर में, तो ये क्या कर देता है, उसको क्षारीय कर देता है और अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके, ताकि इसलिए उसको क्षारीय कर देता है। पित्त के जो लवण होते हैं उनकी सहायता से भोजन के वसा का भी विखंडन, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन मतलब वसा का पाचन होता है और वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से वर्क कर सके, इसलिए ऐसा होता है। तो हमने यकृत और यकृत में जो हमारा बाइल जूस आता है उसको भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, जो पत्ती नुमा संरचना इस तरह से थी। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या, अमाशय पेट के ठीक नीचे होती है। अगर हम एक रफ डायग्राम देखिएगा ऐसे, तो ये हमारा बक्कल कैविटी हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, यहाँ पे हमारा यकृत हो गया, और इस तरह से जो है इसको समझिएगा, ये हमारा अग्नाशय है। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके बड़ी आंत और ये इस तरह से कि यहाँ पे छोटी आंत है, तो यही अग्नाशय की बात हो रही है। ठीक है, ये जो हमारा है ये अग्नाशय की बात हो रही है। ठीक, तो अग्नाशय क्या है भाई, ये पतली नलिका होती है। अग्नाशय में कई पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी सी डक्ट बनाती हैं, नली बनाती हैं। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं, फिर यह मिलकर के कहाँ खुलती है, ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी रस में कई एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको सब याद रखने पड़ेंगे। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये किस पे काम करते हैं, किस भोजन के पार्ट को तोड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए एमाइलेज क्या करता है, दिस रेड बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, एमाइलेज जो है स्टार्च तथा ग्लाइकोजन को पाचित करके किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड जो फैट होता है जो कि हमारे पित्त के रस के द्वारा हुआ, इसको ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। फिर न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस ये चीज़ को मेरे मिनरल हैं उनको क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब हम बात करेंगे आंत की ग्रंथियाँ। जो हमारा छोटी आंत जो हमने पढ़ा कि 6 मीटर लंबी होती है, छोटी आंत की बात करें तो उसकी दीवार में भी कई ग्रंथियाँ होती हैं और यहाँ से हमारा आंत रस निकलता है, सक्कस एंटेरिकस जिसको बोलते हैं। ये भाई कैसे काम करते हैं इनको भी देख लीजिए। तो इसमें जो एक आंतरिक रस है वो पेप्टाइडेज है, ये पेप्टोन पे काम करती है। और मतलब पेप्टोन जो हमारे अभी पहले बने हुए थे, जो प्रोटीन पचित होके क्या बन जाता है, पेप्टोन बन जाता है ना पेट में, तो वही पेप्टोन जो है उसके ऊपर ये पेप्टाइड काम करते हैं और इसको अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। फिर लाइपेज क्या करती है, बची हुई जो इमल्सिफाइड फैट होती है उसको वसा अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ देती है। इन्वर्टेज सुक्रोज को चेंज कर देती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। माल्टेज माल्टोज को चेंज कर देती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और लैक्टेज लैक्टोज को चेंज कर देती है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में छोड़ देती है। इस तरह से आपको ये सारे प्रोसेस याद रखने होंगे। भोजन जो है हमारा छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है और इस प्रकार से जो भोजन के जटिल अघुलनशील अणु जो होते हैं वो सरल और सॉल्युबल यानी घुलनशील पार्ट में टूट जाते हैं और इस अवस्था में जब जो हमारा काइम है वो और भी तरल हो जाता है और क्या बदलता है, चाइल बन जाता है। ठीक है, पहले जैसे सपोज ये आपने रोटी खाया, पेट में आके रोटी का एकदम लुगदी बन गया
वो तो जो हमारे मुख में ही है वो लगभग लुगदी बन जाता है। फिर यहाँ से जब ये पेट में आता है तो पेट में और भी ज़्यादा महीन हो जाता है, और फाइनली जब छोटी आंत में हो जाता है तो ये और भी एकदम पानी जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम काइम कहते थे और यहाँ पे हम इसको चाइल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। चाइल के जो पचे हुए अवशोषण है, भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, जो अभी मैंने विलाई बताया जहाँ से वो भोजन से खून में मिलता है भोजन। अब अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं, छोटी छोटी जो पतली पतली रुधिर की नली है इसमें, उसमें रुधिर में जाके मिल जाती हैं और रुधिर के साथ साथ यानी ब्लड के साथ साथ पूरी बॉडी में फैल जाती है। अब हम बात करेंगे अपने बड़ी आंत का। बच्चा तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत जो है उसमें छोटी आंत आहारनाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। जो हमारी छोटी आंत है उसका लास्ट पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, और बड़ी आंत जो है दो भागों में बटा होता है, एक होता है कोलन, एक होता है मलाशय। एक बार हम चित्र को दोबारा देखेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा कोलन, ठीक है, ये हमारा मलाशय है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे हमारा ये कोलन वाला पोर्शन है, ये मलाशय वाला पोर्शन, तो ये हमारा बड़ी आंत है, ठीक है। तो कोलन तथा मलाशय या रेक्टम इसको हम कहते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है, उसको हम सीकम कहते हैं। सीकम के शीर्ष पर अंगुली जैसी संरचना होती है जिसका सिरा बंद होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, बहुत जगह इसको निकलवा भी देते हैं, अपेंडिक्स का पेन की वजह से इसको हटा भी दिया जाता है। अवशेषिक अंग इसको बोलते हैं। कोलन 3 भाग में बटा रहता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और फिर हमारा डिसेंडिंग। ऊपरिगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी, 3 तरह से। अधोगामी जो होता है हमारा, जो ये है, ये कोलन रेक्टम में खुलता है और लास्ट में एनस के द्वारा जो है शरीर से बाहर खुलता है। अपचा, जो भोजन पच नहीं पाता है, ठीक है, जो आपके लिए टॉक्सिन है या फिर जो बिल्कुल पच नहीं सकता, वो इलियम से होते हुए कोलन। इलियम क्या था बच्चों? छोटी आंत का लास्ट पार्ट था। इलियम से कहाँ आता है? कोलन में आता है अपचा भोजन, और फिर रेक्टम में आता है, और यहाँ से बड़ी आंत के भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित। अच्छा हाँ, बड़ी आंत में भी कुछ अवशोषण होता है, जो पानी है उस अपचे भोजन से पानी अवशोषित होता है, जो एकदम लास्ट में भोजन जो है अस्थायी रूप से रेक्टम में संचित होता है। समय समय पर जो है हम टॉयलेट जाने के क्रम में मल द्वार के रास्ते से हम शरीर से उस टॉक्सिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ हमारे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी मैं बोल देती हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे बच्चों। इट इज़ योर रिवीजन वाला पार्ट। स्मरणीय बिंदु यहाँ लिखा भी है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। उपापचयी यानी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उनके लिए हमें आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीवन को पोषण की जरूरत होती है। प्रत्येक जीव को भोजन नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम काम ही नहीं करेगा। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड न करते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं। जो डिपेंड करते हैं उनको परपोषी कहते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं भाई? जो जानवर मरे हुए जानवर को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? मृतजीवी कहते हैं। परजीवी पौधों, अच्छा मृतजीवी जैसे कि आपने कभी कभी जंगली वो देखा होगा, मशरूम, वो सब, ठीक है। अच्छा, परजीवी पोषण में दूसरे जो जीव होते हैं वो दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं, अस्थायी या अस्थायी रूप से उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसको हम प्राणी समभोजन कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। स्वपोषी पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है और वो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। हरे पौधों में जो है जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में चेंज कर देता है और अपने ग्लूकोज अणुओं में संचित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अनिवार्य भूमिका निभाने वाले जो तत्व हैं, क्लोरोफिल को हम प्रकाश संश्लेषण की क्या कहते हैं? यूनिट बोलते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है काम आने वाले और भी ज़्यादा कच्चे पदार्थ जो हैं 4 इम्पॉर्टेंट, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, CO2 है, H2O है, ठीक है बच्चों। इसमें हमारा CO2 और ऑक्सीजन मुक्त होता है, और ऑक्सीजन जो हमारे इन्वायरमेंट में मुक्त होता है उससे हमको क्या मिलता है? हमारे
जीवन रक्षक गैस की प्राप्ति होती है, एलिमेंट की प्राप्ति होती है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी जो है मृतोपजीवी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अमीबा पैरामीशियम प्राणी संपोषी हैं। मनुष्य के आहारनाल की बात करें तो ये लगभग 8 मीटर से 10 मीटर हो सकता है, वैरी करता रहता है। हमने पढ़ा कि जितने भी हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनमें थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो घास में जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें पचाने में काम आता है फिर। और अगर हम इसमें देखें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मुख गुहा, और हाँ बच्चों आप पाचन तंत्र का चित्र भी बना लेंगे। मुख गुहा, फेरिंग्स, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसमें आपके जब बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो उसमें जब भी अगर डाइजेशन से क्वेश्चन आए तो मेक श्योर कि आप वो चित्र जैसा भी आपको आता है आप ज़रूर बनाएं। मनुष्य के आहारनाल से संबंध जो लार ग्रंथि है उसमें यकृत है, अग्नाशय है, ये सारी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे भोजन को छोटा छोटा करके पचाने में काम करती हैं। जो छोटी आंत है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में विभाजित होता है। बड़ी आंत कोलन और रेक्टम में विभाजित होती है। भोजन में पाचन की क्रिया जो है मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे आहार नाल में भी पाचन होता है तो नहीं। पेट की जो गैस्ट्रिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसमें HCl, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ड्यूडेनम और इलियम की ग्रंथियों से निकलने वाला जो रस होता है उसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम की विलाई के द्वारा होता है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जब पचा हुआ भोजन जो है रक्त में यहाँ पे मिल जाता है और हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी का वितरण हो जाता है बच्चों। तो यहाँ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।